हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और आज जो दी इंडियन एक्सप्रेस की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वह होंगी कोविड वैक्सीन और मौतें, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, ब्रह्मांडीय दोहरा विस्फोट। जो सरकार कोविड वैक्सीन हृदय संबंधित मौतें हो रही हैं उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा सरकार के द्वारा दावा जो है वो किया जा रहा है। भारत सरकार और जो स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने बार बार यही कहा है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है और जो हृदय संबंधित मौतें हो रही हैं उनका आपस में सीधा कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं है। भारतीय जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इन दोनों निकायों के द्वारा जो है इस अध्ययन में बताया गया है कि जो वैक्सीन है वह सुरक्षित है और जो दिल से संबंधित रोग या फिर जो समस्याएं हैं उनका जोखिम बढ़ाने का जो है अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। कुछ मामलों में जो माइट्रोकार्डिटिस या फिर जो पेरिकार्डिटिस है जैसे दुर्लभ दुष्प्रभाव जो हैं वो देखे गए हैं, खासकर जो mRNA वैक्सीन के बाद, लेकिन ये जो होते हैं वे अत्यंत कम हैं और ज़्यादातर जो है वो हल्के होते हैं। जो ICMR और AAIMS है उनके अध्ययन के बाद जो है यानी भारतीय जो आयुर्विज्ञान है उसके और जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इन दोनों के द्वारा 2023 में 18 से 15 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें अचानक होने वाली जो मौतें हैं उन पर एक बहुकेंद्रीय केस कंट्रोल अध्ययन किया। यह अध्ययन जो है वो मई से अगस्त 2023 तक जो है वो 19 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके 47 जो त्रियत अस्पताल हैं उनमें किया गया। उनके अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला वह है कोविड-19 वैक्सीन जो है और अचानक जो हृदय संबंधित मौतों के बीच में कोई सीधा संबंध जो है वो नहीं पाया गया। अचानक मौतों के प्रमुख कारण जो हैं उनकी जो जीवन शैली है जैसे कि तनाव हुआ या फिर धूम्रपान हुआ, असंतुलित आहार, आनुवांशिक कारक, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड-19 संक्रमण के बाद की जो जटिलताएं हैं वह भी इसके अंदर शामिल हैं। WHO और जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनके द्वारा 19 जो वैक्सीन है कोविड की उसकी सुरक्षा पर कई वैश्विक अध्ययनों का समर्थन किया गया। WHO के अनुसार जो mRNA वैक्सीन है इसके बाद जो मायोकार्डिटिस और जो पेरिकार्डिटिस उसके दुर्लभ मामले सामने आए हैं, खासकर युवा पुरुषों में जो है, लेकिन ये मामले जो है वो हल्के होते हैं और अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से जो कोविशील्ड और जो कोविड वैक्सीन है उसका उपयोग हुआ जिनके मायोकार्डिटिस का जोखिम जो है वो और भी कम है। 2022 में इजराइल में जो है किए गए अध्ययन में कोविड वैक्सीन और जो अचानक हृदय संबंधित मौतें हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं पाया गया, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बाद हृदय संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें वृद्धि देखी गई। जो 2024 है उसमें भी स्वीडन में 80 लाख लोगों से अधिक जो है वो लोगों पर अध्ययन किया गया, जिसमें mRNA वैक्सीन के बाद जो मायोकार्डिटिस है उसका जोखिम थोड़ा बढ़ पाया, लेकिन यह जोखिम जो है अत्यंत कम था और हृदय संबंधित जो मौतें थी उन पर सीधे तौर पर जो है वो जुड़ा नहीं था। विशिष्ट दावों का खंडन। जो कर्नाटक है वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2025 में आसन जिले में 22 हृदय संबंधित मौतों को कोविड वैक्सीन से जोड़ा था। ICMR और जो AAIMS है इनकी स्टडी ने ये जो दावे थे उनको खारिज करते हुए कहा था कि ये मौतें जो हैं वो जीवन शैली, आनुवांशिक और जो पोस्ट कोविड जटिलताएं हैं उनसे संबंधित थी। और सोशल मीडिया पर जो है इस वैक्सीन को हृदयाघात से जोड़ने वाली जो अफवाहें हैं वह सिर्फ नाम मात्र पाई गई और जो विशेषज्ञ थे उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसे दावे वैक्सीन के प्रति जो है अविश्वास पैदा करते हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वैक्सीन के जो दुर्लभ दुष्प्रभाव हैं वह क्या क्या हैं? जो कोविशील्ड के मामले में
ब्रिटिश हाई कोर्ट के जो दस्तावेज हैं उनमें थ्रोम्बोसिस और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है सिंड्रोम का उल्लेख है, जो रक्त के थक्के यानी कि उनके जो निशान होते हैं धब्बे और जो प्लेटलेट्स है उसकी कमी से संबंधित है। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ है और भारत में इसके मामले जो है वो ना के बराबर हैं। ICMR ने जो है पुष्टि की है कि जो TTS का हृदय संबंधित मौतें हैं उनसे कोई भी जो है किसी भी प्रकार से सीधा संबंध नहीं है। 2023 में एक मेटा विश्लेषण में जो फाइजर वैक्सीन की दूसरी खुराक है उसके बाद कोरोनरी जो धमनी रोग है उनका मामूली जोखिम पाया गया, लेकिन यह पहले से हृदय रोगों से ग्रस्त लोगों में अधिक था और जो व्यापक रूप से हृदय संबंधित मौतें हैं उनसे नहीं जुड़ा। जो कोविड संक्रमण है उसका प्रभाव जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक अध्ययन है उनमें पाया गया है कि जो कोविड-19 संक्रमण है स्वयं हृदय संबंधित समस्याओं जैसे जो मायोकार्डिटिस है या फिर जो अतालता और जो हृदयघात हैं उनका जोखिम है उनको बढ़ाता है, खासकर उन लोगों में जो गंभीर रूप से बीमार हुए हैं या फिर वैक्सीन इन जोखिमों को कम करती है न कि बढ़ाती है। और इनसे जो है सरकार ने जो निष्कर्ष निकले हैं इनके लिए इनसे क्या निष्कर्ष निकला है और क्या सलाह जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है। जो ICMR है और जो AIIMS है और जो WHO है उनके अध्ययनों से स्पष्ट है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है खासकर भारत में उपयोग की गई जो कोविशील्ड है और जो हृदय संबंधित मौतें हो रही हैं उनके बीच में वैज्ञानिक संबंध नहीं है। अचानक जो मौतें हो रही हैं उनके पीछे जो जीवन शैली है या फिर जो आनुवांशिक कारण और जो कोविड के बाद की जटिलताएं हैं मुख्य कारण है। और सोशल मीडिया पर जो है वो इस प्रकार के दावों से हमें बचना चाहिए और केवल वैज्ञानिक रूप से जो सत्यापित जानकारी है उस पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि आपको हृदय संबंधित कोई भी लक्षण जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ दिखे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क जो है वो करना चाहिए, यानी कि तुरंत जो है वो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में 4 लाल रेखाएं मक्का, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी जो हैं वो देखने को मिली हैं। चलिए देखते हैं कि यह न्यूज़ क्या है और चर्चा में क्यों है। भारत अमेरिका जो व्यापार वार्ता है उसमें 4 प्रमुख क्षेत्र मक्का, इथेनॉल, सोयाबीन और जो डेयरी है उसको भारत ने अपनी लाल रेखाएं घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में जो रियायतें देना भारत के लिए संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। मक्का जो है वो अमेरिका भारत से जेनेटिक्स जो माइटिफाइड है यानी कि मक्का पर आयात शुल्क जो है वो कम करने की मांग कर रहा है। भारत में GM फसलों को खाने के लिए आयात करने की जो अनुमति नहीं है, क्योंकि यह जो है वो स्थानीय किसानों और जो खाद्य सुरक्षा है उसको प्रभावित कर सकता है। जो नीति आयोग है उसने GM मक्का को इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव जो है वो आधिकारिक नीति नहीं है और किसानों के हितों को खतरे में डाल सकता है। इथेनॉल के बारे में जानते हैं। भारत का जो गन्ना आधारित इथेनॉल उद्योग है जो घरेलू कृषि और जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो अमेरिकी GM यानी कि मक्का के आयात से यह उद्योग जो है वो संकट में पड़ सकता है, क्योंकि जो आयातित मक्का सस्ता हो सकता है या फिर जो भारत ने इथेनॉल उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो है उस पर जोर दिया है और इसे व्यापार समझौते में रियायत देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो सकती है। सोयाबीन जो है वो इंदौर स्थित सोयाबीन जो प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है GM सोयाबीन आयात का विरोध किया है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र हैं उनमें स्थानीय प्रसंस्करण उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती है और भारत में प्रति वर्ष 11-12 मिलियन टन सोयाबीन की जो पेराई है वह होती है, जिसमें से अधिकांश घरेलू खपत में जाता है। GM सोयाबीन आयात से जो स्थानीय उत्पादक हैं या फिर जो निर्यातक हैं
उनको नुकसान होगा। और डेयरी जो है वो भारत में जो डेयरी है क्षेत्र व्यापार समझौते में शामिल करने से लगातार इनकार किया है, क्योंकि यह 8 करोड़ छोटे किसानों की जो आजीविका है उससे जुड़ा हुआ है। जो अमेरिका डेयरी उत्पाद हैं उन पर शुल्क में छूट चाहता है, लेकिन भारत ने इसे जो है अपनी लाल रेखा घोषित किया है, क्योंकि डेयरी क्षेत्र जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो खाद्य सुरक्षा है उसका आधार है। वर्तमान स्थिति देखें तो दोनों देशों ने 9 जुलाई 2025 तक एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अमेरिका जो है वो भारतीय उत्पादों पर 26% अतिरिक्त शुल्क लागू कर सकता है। भारत ने कृषि और जो डेयरी क्षेत्र हैं उनमें सख्त रुख अपनाया है, ताकि किसान और जो ग्रामीण हैं उनकी अर्थव्यवस्था की रक्षा हो सके। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को जीएम फसलों यानी कि डेयरी और जो अन्य कृषि उत्पाद हैं उनके लिए खोले, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इन क्षेत्रों में जो है वो समझौता नहीं करेगा। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है यानी कि जो जीएम है वह क्या है, जो फसलों का प्रभाव जो है वो एक जटिल और जो बहुआयामी मुद्दा है, जिसे के प्रभाव जो हैं वो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। भारत जो है वो अमेरिका जो व्यापार वार्ता है उसके संदर्भ में मक्का और जो सोयाबीन जैसी जीएम फसलें हैं उन पर चर्चा जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इनके सकारात्मक प्रभाव देखें तो प्रभाव युक्त जो उत्पादकता है यानी कि जीएम जो फसल हैं उनको कीटों, रोगों और जो प्रतिकूल मौसम है उनके प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है, जिससे जो पैदावार बढ़ती है। उदाहरण के लिए बीटी मक्का जो है वो कीटों से बचाव करता है, जिससे नुकसान कम होता है। कम लागत जो है वो कीटनाशकों और जो उर्वरक है उनका कम उपयोग से किसानों की लागत जो है वो कम हो सकती है। और अगर खाद्य सुरक्षा के बारे में जानें तो जो बढ़ती आबादी है वह खाद्य संख्या जो है वो खाद्य जो हैं उनकी मांग को पूरा करने के लिए जीएम फसलें जो हैं वो अधिक उपज पैदा कर सकती हैं। ऊर्जा क्षेत्र में योगदान जो जीएम है वह मक्का का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में हो सकता है, जिससे भारत जैसे जो देश हैं उनमें जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा जो है वो मिल सकता है। और अगर नकारात्मक प्रभाव देखें तो जो प्रभावशाली किसान हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक जोखिम जो है वो जीएम बीज महंगे होते हैं और इनके लिए किसानों को जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो आजीविका है उसको खतरा। इंदौर स्थित जो सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन है ऑफ इंडिया है उसने चेतावनी दी है कि जो जीएम है वह सोयाबीन के आयात से मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र हैं उनमें स्थानीय प्रसंस्करण उद्योग और किसानों को जो है वो नुकसान हो सकता है। अगर पर्यावरण की चिंताओं के बारे में देखें तो जो जैव विविधता है उस पर भी खतरा है। जो जीएम फसलों के कारण स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। जो परागण है उसके माध्यम से जीएम जीन जो गैर हैं और जो जीएम फसलें हैं उनमें मिल सकते हैं, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है। मिट्टी और जो पारिस्थितिकी कीटनाशक प्रतिरोधी जीएम फसलों के कारण कुछ कीट जो हैं उनमें प्रतिरोधकता विकसित हो सकती है, जिससे नए कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बारे में देखें तो भारत में जीएम फसलें जो हैं उनको खाद्य उपयोग के लिए मंजूरी नहीं है, क्योंकि इनके जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभाव हैं उन पर अभी जो है पूरी तरह शोध नहीं हुआ है। जो उपभोगकर्ता हैं उनमें जीएम खाद्य पदार्थों को लेकर सतर्कता जो है वो अभी भी बनी हुई है। बाजार और व्यापार में देखें तो जो सस्ते जीएम मक्का और सोयाबीन हैं उनके आयात से भारत का जो स्थानीय कृषि बाजार है वह प्रभावित हो सकता है। इससे घरेलू किसानों और जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको नुकसान हो सकता है, जैसे कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में उजागर हुआ है। निर्यात जो है वो प्रभावित भारत का गैर जीएम सोयाबीन निर्यात बाजार या जैसे कि यूरोप जीएम आयात के कारण प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कई देश जो हैं वो गैर जीएम उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। भारत के संदर्भ में
विशेष रूप से जो प्रभाव खाद्य सुरक्षा है उस पर आत्मनिर्भरता को जो है उसके बारे में जाने, तो भारत ने जो जीएम फसलें हैं उनको खाद्य उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया है, क्योंकि यह स्थानीय खाद्य सुरक्षा और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित कर सकता है। डेयरी और जो गन्ना आधारित इथेनॉल जैसे क्षेत्र हैं उन पर निर्भरता को जो है वो जीएम मक्का के आयात से खतरा हो सकता है। किसान विद्रोह देखें तो जो भारत में किसान संगठन और जो नीति निर्माण है उसमें फसलों के जो आयात हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि यह छोटे किसानों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो डेयरी, क्योंकि यह जो छोटे किसान होते हैं उनकी आजीविका को खतरे में डाल सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो डेयरी क्षेत्र है जो कि 8 करोड़ किसानों से जुड़ा है, जो जीएम चारे के उपयोग से प्रभावित हो सकता है। जो नीतिगत रुख है उसके बारे में देखें तो भारत ने जो व्यापार वार्ता है उसमें मक्का, सोयाबीन और जो डेयरी है उसको लाल रेखा घोषित किया है, जिससे जीएम फसलों के जो आयात हैं उस पर सख्त नीति जो है वो अपनाई जा रही है। वैश्विक परिदृश्य के बारे में जानें तो जो अमेरिका जैसे देश हैं जैसे जीएम फसलों को बढ़ावा देते हैं और भारत जैसे बाज़ारों में अपने जो उत्पाद होते हैं उनके लिए शुल्क में छूट चाहते हैं। यूरोप और जो अन्य देश हैं यानी कि जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जीएम फसलों पर सख्त नियम हैं, जिसके कारण भारत जैसे देशों को गैर जीएम उत्पादों का निर्यात जो है वो लाभकारी होता है। जीएम आयात जो है इस लाभ को कम कर सकता है। जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वह है, क्या कोई तारा जो है वो 2 बार मर सकता है? हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, वैज्ञानिकों ने उस अध्ययन में यह पाया है कि कुछ तारे जो हैं वो 2 बार मर सकते हैं, यानी उनके जीवन काल में 2 विस्फोट जो हैं वो हो सकते हैं। यह खोज जो है वो यूरोपियन जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, जिन्होंने पहली बार जो है इसके दृश्य प्रमाण प्राप्त किए हैं। यह घटना जो है वो सुपरनोवा SNR 050967.5 के जो अवशेष हैं वह देखी गई है, जो कि लगभग 300 वर्ष पहले हुई थी और जो पृथ्वी से 1.60 लाख प्रकाश वर्ष जो है वह दूर लॉर्ड जो मैकेनिक जो क्लाउड हैं वहाँ पर स्थित है। क्या है दोहरा विस्फोट, इसके बारे में जानते हैं। जो व्हाइट ड्वार्फ तारा है, यानी कि यह खोज जो है एक व्हाइट ड्वार्फ यानी कि जो श्वेत वामन होते हैं उन तारों से जुड़ी हुई है, जो सूर्य जैसे तारे का मृत अवशेष होता है। यह जो है जो ब्राइट स्पेस प्रक्रिया है, इस प्रणाली में जो व्हाइट ड्वार्फ्स हैं वह अपने साथी तारे से जो है वो पदार्थ को खींचता है। जब यह पदार्थ जो है एक निश्चित द्रव्यमान यानी कि चंद्रशेखर सीमा 1.44 है, यानी कि सूर्य से जो 1.4 गुना द्रव्यमान जो है जिस तारे का द्रव्यमान उतना होता है तब वहाँ तक पहुँचता है, यानी कि कम होने पर जो है उसमें विस्फोट होने के बाद जब उस तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसे जो है वो श्वेत वामन कहा जाता है। जिस प्रकार से हम गैस को चालू करते हैं तो बर्नर जब तक ऑन रहता है उसके बाद भी जो है उसे अगर हम छूते हैं तो वह हमें गर्म महसूस होता है। उसी प्रकार से जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारा जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत गर्मी थी, वह गर्मी जो है उसके कारण यानी कि वह थोड़ा थोड़ा चमकता रहता है, जिससे कि वह हमें सफ़ेद दिखाई देता है। और जब वह बिल्कुल ठंडा हो जाता है उस समय पर जो है वह काला वामन बन जाता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है इस तारे में 2 बार विस्फोट जो है वो हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह विस्फोट जो है करता है कि जिसे टाइप जो AI सुपरनोवा है वह कहते हैं। इस अध्ययन में पाया गया है कि यह विस्फोट जो है वो 2 चरणों में हुआ है। पहला विस्फोट जो व्हाइट ड्वार्फ है उसकी सतह पर जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसका संचय होने से एक प्रारंभिक विस्फोट होता है। दूसरा विस्फोट यह पदार्थ खींचने की जो प्रक्रिया है
फिर से शुरू होती है और अंततः दूसरा अधिक शक्तिशाली विस्फोट जो है यानी कि सुपरनोवा होता है, जो तारे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। खास बात जो है इसकी यह है कि यह खोज जो है इस बात का प्रमाण देती है कि जो व्हाइट ड्वार्फ है वह बिना चंद्रशेखर सीमा तक पहुँचे ही विस्फोट कर सकता है, जो पहले की मान्यताओं को चुनौती देता है। इसका महत्व जाने तो यह घटना जो है वो खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइप जो IA सुपरनोवा है यह ब्रह्मांडीय दूरी नापने के लिए मापक मोमबत्ती के रूप में उपयोगी है। इस खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि जो सुपरनोवा है वह कैसे बनता है और जो ब्रह्मांड है उसके विस्तार को मापने में उनकी भूमिका जो है वो क्या है और कैसे देखा गया यह विस्फोट। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वेरी लार्ज जो टेलीस्कोप है यानी कि जो VLT है और जो मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एक्सप्लोरर है उनके साथ साथ जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उनके डाटा का उपयोग करके इस दुर्बल घटना का अध्ययन किया है। यह अध्ययन जो है वो न्यू साउथ जो वेल्स विश्वविद्यालय है वहाँ के शोधकर्ताओं प्रियम दास के नेतृत्व में जो है वो किया गया है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं उनको कवर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।